सरकारी सेवा में कदम रखते ही नियमों और प्रक्रियाओं का एक पूरा संसार सामने आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ज्वाइन करने से लेकर पद पर बने रहने, आगे बढ़ने या फिर सेवा छोड़ने तक हर पड़ाव के अपने नियम हैं। और ये पहली नजर में थोड़े जटिल भी लगते हैं। निश्चित रूप से, पर ये पूरी व्यवस्था को एक अनुशासन और पारदर्शिता देने के लिए बनाए गए हैं। मतलब कर्मचारी के अधिकार और सरकार की जरूरत दोनों का ध्यान रखना होता है। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में इन्हीं कुछ अहम नियमों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं। जी। जैसे मूलभूत नियमों पर एक प्रस्तुति है, वित्त निर्देश हैं, सेवा की सामान्य शर्तों से जुड़े नियम भी हैं। हाँ। और साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और एक प्रशिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग से भी हमें काफी मदद मिली है। हाँ, जिसमें वित्त विभाग के अनुभवी पूर्व अधिकारी श्री S.K. चक्रवर्ती ने इन पर काफी विस्तार से रोशनी डाली है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के आधार पर हम कुछ खास पहलुओं पर ध्यान देंगे। जी, जैसे सेवा की शुरुआत में स्वास्थ्य जांच और जो नई परिवीक्षा व्यवस्था है वो क्या है। हाँ, और ये धारणाधिकार या लियन क्या चीज है? सही। और अगर कोई बिना बताए गैर हाजिर रहे तो क्या होता है? क्या वो डाइज नॉन है? और सबसे अहम, अगर कोई एक सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी में जाना चाहे तो ये तकनीकी त्यागपत्र का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा इरादा यही है कि इन नियमों के सार को आसानी से समझा जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सेवा में प्रवेश की पहली औपचारिकताओं से। सबसे पहले सेहत की बात। हाँ बिल्कुल। मूलभूत नियम 10 मतलब FR 10 के तहत पहली बार सरकारी सेवा में नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अच्छा। राजपत्रित यानी गेजेटेड पदों के लिए राज्य चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित नॉन गेजेटेड पदों के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड या सिविल सर्जन स्तर के अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और ये कब तक जमा करना होता है? क्या इसके बिना वेतन रुक सकता है? देखिए, सामान्य तौर पे तो इसे कार्यभार ग्रहण करते समय ही प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा। अगर किसी वजह से देर होती है तो अधिकतम 1 महीने के अंदर इसे जमा करना जरूरी है, वरना पहले वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अच्छा, तो सैलरी के लिए जरूरी है ये? जी हाँ। हाँ, एक बात और, अगर कोई तकनीकी त्यागपत्र देकर एक सरकारी नौकरी से दूसरी मतलब समान श्रेणी की नौकरी में आता है तो उसे दोबारा ये प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो हुई फिटनेस की बात। अब आते हैं सेवा के शुरुआती दौर पर, जिसे परिवीक्षा या प्रोबेशन कहते हैं। सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ में इसमें हाल ही में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये 28 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। 2020 से? हाल ही का है ये तो। जी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 और FR 22C में संशोधन करके सीधी भर्ती के पदों के लिए परिवीक्षा अवधि अब 3 साल कर दी गई है। 3 साल? ये तो पहले से काफी ज्यादा है। पहले शायद 2 साल होती थी। हाँ, सामान्यतः 2 साल होती थी, अब ये 3 साल हैं और वेतन पर भी इसका असर है। अच्छा, वेतन पर क्या असर है? यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब इस 3 साल की अवधि के दौरान कर्मचारी को पद के वेतनमान का न्यूनतम स्तर ही मिलेगा। ओके। लेकिन वो भी किश्तों में बढ़ेगा। पहले साल न्यूनतम का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। स्टाइपेंड मतलब वेतन नहीं? हाँ, इसे वेतन न कहकर स्टाइपेंड कहा गया है। और जो दूसरे भत्ते हैं जैसे महंगाई भत्ता वगैरह, वो इसी स्टाइपेंड राशि पर नियमानुसार मिलेंगे। तो ये नए कर्मचारियों के लिए वित्तीय तौर पर एक बड़ा समायोजन है। मतलब पूरी सैलरी नहीं मिलेगी 3 साल तक। सही कहा। और अगर इस 3 साल की अवधि में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहा तो? हाँ, ये भी सवाल है। तो परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक न होने पर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, 1 साल और? हाँ, लेकिन अगर इस बढ़ी हुई अवधि में भी कर्मचारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या मान लीजिए कोई निर्धारित विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो उसकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं। ओह। परिवीक्षा का उद्देश्य ही यही है कि ये देखा जा सके कि कर्मचारी लंबी अवधि के लिए पद के योग्य है या नहीं। और अगर सफलतापूर्वक पूरी हो जाए तो? परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने पर कर्मचारी का सेवा में स्थायीकरण होता है, मतलब कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन। हाँ, लेकिन स्थायीकरण तभी संभव है जब उस पद के एवज में कोई स्थायी पद उपलब्ध हो। अच्छा, स्थायी पद होना जरूरी है। जी। अगर स्थायी पद खाली नहीं है तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि भाई परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और स्थायी पद उपलब्ध होने पर कंफर्म किया जाएगा। ठीक है। एक बात और जानना जरूरी है, जो पहले से स्थायी कर्मचारी हैं, अगर वे सीधी भर्ती से किसी नए पद पर आते हैं, हाँ। तो वे परिवीक्षा पर नहीं बल्कि स्थानापन्न
यानी ऑफिशिएटिंग रूप में नियुक्त होते हैं, और अगर वे असफल रहते हैं तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेजा जाता है। उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाती। अच्छा, ये फर्क है। ठीक है। परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद सेवा में पक्के होने की बात आती है। यहीं पर एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, धारणाधिकार या लियन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर सरकारी सेवा में इसका क्या महत्व है? धारणाधिकार या लियन ये मूलभूत नियम 12 में आता है, FR 12, और ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये असल में? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है, हाँ, तो उस पद पर उसका लियन स्थापित हो जाता है। इसका मतलब है कि उस कर्मचारी का उस पद पर एक तरह का अधिकार या होल्ड बन गया है। होल्ड मतलब वो पद उसके लिए सुरक्षित है। अच्छा, तो ये सिर्फ स्थायी पद पर ही होता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लियन केवल स्थायी पद पर ही मिलता है। पद स्थायी कैसे बनते हैं उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन कर्मचारी के लिए जरूरी यह है कि उसका कन्फर्मेशन एक स्थायी पद पर हुआ हो। ठीक है। और एक समय में एक कर्मचारी का केवल एक ही पद पर लियन हो सकता है। सिर्फ एक पर? जी। जैसे ही वो किसी दूसरे पद पर स्थायी होता है, मान लीजिए प्रमोशन से या नई नियुक्ति से, तो पिछले पद से उसका लियन अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। स्वतः। किन परिस्थितियों में लियन बना रहता है? मान लीजिए कोई छुट्टी पर है या डेप्यूटेशन पे गया है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर कर्मचारी अवकाश पर है, निलंबित है, सस्पेंड है, किसी अन्य विभाग या सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, डेप्यूटेशन पर, जी। या उसका ट्रांसफर हुआ है लेकिन नए पद पर अभी स्थायी नहीं हुआ है, तब भी उसका लियन उसके मूल स्थायी पद पर बना रहता है। अच्छा, तो वो सुरक्षित रहता है। जी। क्या ये लियन कभी खत्म या सस्पेंड भी हो सकता है? हाँ, खत्म तो होता ही है। जब कर्मचारी सेवा छोड़ता है, जैसे त्यागपत्र देने पर, रिटायर होने पर या सेवा समाप्त किए जाने पर। ठीक। सजा के तौर पर अगर किसी को निचले पद पर रिवोर्ट किया जाता है, पदावनत, तब भी ऊंचे पद का लियन खत्म हो जाता है। अच्छा, और सस्पेंड कब होता है? लियन सस्पेंड यानी निलंबित भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब कर्मचारी किसी निश्चित अवधि वाले पद पर नियुक्त होता है, टेन्योर पोस्ट पर। टेन्योर पोस्ट, हाँ, या फिर जब वो 3 साल से ज्यादा की अवधि के लिए विदेश सेवा या विदेश प्रतिनियुक्ति पर जाता है। सस्पेंड होने का मतलब है कि अस्थायी तौर पर लियन निष्क्रिय हो गया है, ताकि मूल पद पर किसी और को नियुक्त किया जा सके। लेकिन जब वो कार्यकाल पूरा करके या वापस आता है तो लियन फिर से सक्रिय हो जाता है। समझ गई। तो लियन का कॉन्सेप्ट तो काफी हद तक स्पष्ट हो गया। अब एक दूसरी स्थिति पर आते हैं। अगर कोई कर्मचारी बिना सूचना या बिना छुट्टी मंजूर कराए दफ्तर से गायब रहता है, मतलब अनऑथराइज्ड एब्सेंस। हाँ, अनाधिकृत अनुपस्थिति। इसका क्या परिणाम होता है? क्या ये बहुत गंभीर है? देखिए, मूलभूत नियम 17A यानी FR 17A तो बहुत सख्त है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवाभंग या ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। ब्रेक इन सर्विस? हाँ, और ब्रेक इन सर्विस का मतलब है कि कर्मचारी की पिछली पूरी सेवा शून्य हो जाती है। मतलब पेंशन, वेतन वृद्धि, जमा छुट्टियों का लाभ सब खत्म। ये बहुत गंभीर परिणाम है। बाप रे। और आचरण नियम भी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने को कदाचरण मानते हैं। लेकिन क्या व्यवहार में हमेशा ब्रेक इन सर्विस ही होता है या कुछ और भी है? यहाँ व्यवहार में थोड़ी नरमी और स्पष्टता लाई गई है। जैसा कि श्री चक्रवर्ती ने भी अपने सत्र में बताया था, सामान्य प्रशासन विभाग GAD का 2015 का एक परिपत्र है। हाँ। उसके अनुसार विभाग आमतौर पर 1 महीना इंतजार करता है, फिर नोटिस भेजकर कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। अच्छा, मौका मिलता है। जी। और इससे भी महत्वपूर्ण वित्त विभाग का 1997 का एक परिपत्र है। वो कहता है कि ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति जिसे बाद में नियमित नहीं किया जा सका हो, मतलब न ड्यूटी माना गया न छुट्टी स्वीकृत हुई, हाँ, उसे सामान्यतः ब्रेक इन सर्विस न मानकर डाइज नॉन माना जाता है। डाइज नॉन, ये क्या होता है? क्या ये ब्रेक इन सर्विस से अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग है और इसे समझना जरूरी है। डाइज नॉन का मतलब है अकार्य दिवस, अ डे नॉट काउंटिंग फॉर वर्क। अकार्य दिवस। जी। जिस अवधि को डाइस नॉन घोषित किया जाता है, उस अवधि का कर्मचारी को कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। अच्छा। वो अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती। उस अवधि के बदले कोई छुट्टी नहीं मिलती और ना ही वो अवधि पेंशन के लिए गिनी जाती है। लेकिन ब्रेक इन सर्विस के विपरीत डाइस नॉन पिछली सेवा को समाप्त नहीं करता। अच्छा, ये बड़ा अंतर है। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि डाइस नॉन आपके सर्विस रिकॉर्ड पर एक पॉज बटन या एक खराब एंट्री जैसा है, जबकि ब्रेक इन सर्विस उस रिकॉर्ड को रीसेट करने जैसा है।
डायस्नॉन पिछली सेवा की निरंतरता को नहीं तोड़ता। तो व्यवहार में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर डायस्नॉन ज्यादा लागू होता है। हाँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है, जब तक कि मामला बहुत लंबा ना खींच जाए या कर्मचारी का इरादा सेवा त्यागने का ना लगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कार्यालय प्रमुख ऐसी अनुपस्थिति पर समय पर कार्रवाई करें और स्थिति स्पष्ट करें, वरना बाद में पेंशन या दूसरे मामलों में जटिलताएं आती हैं और कार्यवाही ना करने वाले अधिकारी की भी जवाबदेही बन सकती है। ठीक है, ये तो हुई अनुपस्थिति की बात। अब सेवा में आगे बढ़ने की बात करते हैं। पदोन्नति और वरिष्ठता, सीनियरिटी कैसे तय होती है? वरिष्ठता के लिए हर कैडर की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और एक वरिष्ठता सूची मतलब ग्रेडेशन लिस्ट बनाई जाती है। ग्रेडेशन लिस्ट? हाँ, जो आमतौर पर हर साल 1 अप्रैल की स्थिति में अपडेट होती है। सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग या चयन समिति द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के क्रम से तय होती है। मेरिट से? ज्वाइनिंग डेट से नहीं? नहीं, ज्वाइनिंग की तारीख से नहीं। जिसने मेरिट में ऊपर स्थान पाया वो वरिष्ठ होगा, भले ही उसने बाद में ज्वाइन किया हो। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और जब पदोन्नत मतलब प्रमोटी और सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूट वाले कर्मचारी एक ही लिस्ट में आते हैं, तब उनकी आपसी वरिष्ठता कैसे तय होती है? तब उनकी आपसी वरिष्ठता उनके नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख से तय होती है। आदेश की तारीख से? जी। जिसका आदेश पहले जारी हुआ वो वरिष्ठ माना जाएगा। अगर आदेश एक ही तारीख को जारी हुए हैं, हाँ, तो पदोन्नत कर्मचारियों को सीधी भर्ती वालों के ऊपर रखा जाता है। इसे एन ब्लॉक प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ। मतलब पदोन्नत लोगों का पूरा बैच सीधी भर्ती वालों के बैच से ऊपर माना जाएगा। अच्छा, एन ब्लॉक। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जांच या अन्य कारण से किसी की पदोन्नति रुक जाती है, जबकि इसके जूनियर पदोन्नत हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बाद में अगर उसे पदोन्नति मिलती है तो वरिष्ठता का क्या होता है? क्या वो जूनियर से जूनियर ही रहता है? नहीं, अगर कर्मचारी को बाद में उसी विभागीय पदोन्नति समिति मतलब डीपीसी की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति मिलती है, हाँ। और ये साबित होता है कि उसे गलत तरीके से रोका गया था, हाँ। तो उसे वरिष्ठता उसी तारीख से दी जाती है जिस तारीख को उसका ठीक जूनियर पदोन्नत हुआ था। अच्छा, तो सीनियरिटी बच जाती है। हाँ, इसे प्रोफॉर्मा प्रमोशन या नोशनल प्रमोशन के संदर्भ में देखा जाता है। वरिष्ठता सुरक्षित रहती है, हालांकि वेतन और भत्ते उसे वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही मिलेंगे, पिछला एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, पर सीनियरिटी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पदोन्नति के लिए 2 मुख्य सिद्धांत हैं, वरिष्ठता सह उपयुक्तता और योग्यता सह वरिष्ठता। डीपीसी, गोपनीय प्रतिवेदन यानी सीआरज, विचार क्षेत्र, जोन ऑफ कंसिडरेशन, ये सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं सेवा छोड़ने की प्रक्रिया पर। अगर कोई कर्मचारी सरकारी नौकरी छोड़ना चाहे या शायद एक सरकारी नौकरी से दूसरी में जाना चाहे, तो त्यागपत्र रेजिग्नेशन के क्या नियम हैं? यहाँ 2 स्थितियां समझना बहुत जरूरी है। पहला है सामान्य त्यागपत्र। सामान्य त्यागपत्र? हाँ, अगर कोई कर्मचारी बस नौकरी छोड़ना चाहता है, मान लीजिए निजी क्षेत्र में जाने के लिए या किसी और कारण से, तो वो सामान्य त्यागपत्र देता है। तो इसमें क्या होता है? इसका बड़ा नुकसान ये है कि उसे पिछली सेवा के सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह नहीं मिलते। ओह, पेंशन नहीं मिलती? जी नहीं। जमा छुट्टियों का नकदीकरण भी आमतौर पे नहीं मिलता। उसे एक नोटिस अवधि देनी होती है। अस्थायी कर्मचारी को 1 माह और स्थायी को 3 माह या फिर उस अवधि का वेतन जमा करना होता है। और त्यागपत्र तभी मान्य होता है जब नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्वीकार कर ले और कर्मचारी को कार्यमुक्त मतलब रिलीफ कर दिया जाए। ठीक है। और दूसरी स्थिति जो शायद ज्यादा लोगों के लिए प्रासंगिक हो, एक सरकारी नौकरी से दूसरी में जाना? हाँ, ये है तकनीकी त्यागपत्र यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन। तकनीकी त्यागपत्र? जी, ये तब लागू होता है जब कोई कर्मचारी उचित माध्यम से मतलब प्रॉपर चैनल से अपने विभाग की अनुमति लेकर किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है और चुन लिया जाता है। दूसरी सरकारी नौकरी मतलब राज्य या केंद्र सरकार की? हाँ, राज्य या केंद्र सरकार या कोई स्वायत्त निकाय भी हो सकता है। ऐसे में उसे अपनी पुरानी नौकरी से तकनीकी त्याग पत्र देना होता है। छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 412018 इसी के बारे में विस्तार से बताता है। तो इस तकनीकी त्यागपत्र के क्या फायदे हैं? सामान्य त्यागपत्र से ये कैसे बेहतर है? इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं जो कर्मचारी को सेवा बदलने पर नुकसान से बचाते हैं। जैसे कि? पहला, वेतन संरक्षण मिलता है। पे प्रोटेक्शन मतलब नए पद पर उसका वेतन पुराने पद पर मिल रहे वेतन से कम पर फिक्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। दूसरा, उसकी जमा अर्जित छुट्टियां
अर्न्ड लीव, नए पद पर ट्रांसफर हो जाती हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, अधिकतम 300 दिनों की सीमा तक। छुट्टियां भी बच जाती हैं। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे अहम, उसकी पिछली सेवा नई सेवा के साथ पेंशन के लिए गिनी जाती है। पेंशन के लिए जुड़ जाती है। जी, यानी उसकी कुल सरकारी सेवा पेंशन लाभ के लिए जुड़ जाती है। ये सारे लाभ सामान्य त्यागपत्र में नहीं मिलते। तो ये तकनीकी त्यागपत्र बहुत फायदेमंद है अगर कोई सरकारी नौकरी बदलना चाहे। बिल्कुल। क्या त्यागपत्र देने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है? हाँ, इसके भी नियम हैं। जब तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ है, तब तक कर्मचारी उसे बिना किसी शर्त के वापस ले सकता है। स्वीकार होने से पहले तक? हाँ, अगर त्यागपत्र स्वीकार हो गया है, लेकिन कर्मचारी अभी कार्यमुक्त नहीं हुआ है, रिलीव नहीं हुआ है, हाँ। तो वो कारण बताते हुए उसे वापस लेने का आवेदन कर सकता है, जिसे आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छा। लेकिन कार्यमुक्त होने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता है। हाँ, बहुत विशेष परिस्थितियों में, जैसे अगर उसने कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन न की हो और कोई मानवीय आधार हो, तो आवेदन करने पर नियुक्ति प्राधिकारी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है, पर ये उसका अधिकार नहीं रहता। ठीक है। इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वीआर के लिए कम से कम 20 साल की सेवा चाहिए और उसमें सारे रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। हाँ, वो अलग चीज है। बिल्कुल। हमने स्रोतों में एक सुप्रीम कोर्ट के मामले का जिक्र देखा था, गिरीश रामचंद्र देशपांडे का मामला। संक्षिप्त में बताएं कि कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी और आरटीआई के बारे में इसमें क्या कहा गया था। हाँ, गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग, ये 2012 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी से जुड़ी कुछ जानकारियां, जैसे उसकी वेतन पर्ची, उसकी संपत्ति का विवरण, उसका प्रदर्शन मूल्यांकन यानी गोपनीय प्रतिवेदन सीआर, या उसके खिलाफ हुई कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी, ये सब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी मानी जाती हैं। व्यक्तिगत जानकारी, तो इसका मतलब है कि ये जानकारी आमतौर पर आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। सामान्यता नहीं। अदालत ने कहा कि ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा तभी किया जा सकता है जब ये साबित हो कि ऐसा करना व्यापक लोकहित में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। अच्छा। केवल किसी की जिज्ञासा शांत करने या मान लीजिए व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए ये जानकारी नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि यह कर्मचारी की निजता, प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। तो जब तक कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित दांव पर ना हो, इस तरह की जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि नियम काफी विस्तृत हैं, काफी जटिल भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन शायद इनके पीछे एक संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। एक तरफ कर्मचारी को लियन जैसी सुरक्षा देना, तकनीकी त्यागपत्र से करियर में आगे बढ़ने की सुविधा देना, वहीं दूसरी तरफ डाइस नॉन जैसे नियमों से अनुशासन बनाए रखना। ये नियम कर्मचारी के अधिकारों और संस्था की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। सही। और ये भी महत्वपूर्ण है कि नियम स्थिर नहीं है। जैसे हमने परिवीक्षा के नियमों में बदलाव देखा, तो सेवा में रहते हुए इन बदलावों से अवगत रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन नियमों की तकनीकी बारीकियों को जानना तो जरूरी है ही, पर क्या इनके पीछे की भावना को समझना कि ये नियम क्यों बने हैं, किस उद्देश्य से बने हैं, क्या ये रोजमर्रा के कामकाज और लंबी अवधि की करियर प्लानिंग में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है? क्या सिर्फ नियमों का पालन करना काफी है या उनकी मंशा को समझना ज्यादा फायदेमंद है? इस पर जरूर सोचिएगा।